अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो टेररिज्म है। इसके बाद तबलीग है। अब एक और नई एक्सपोर्ट आई है, गधे भी बेचते थे। ये गधे चाइना में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब एक्सपोर्ट आई है भिखारियों की। मैं इमरान खान या शहबाज शरीफ या ये अनवर उल हक काकड़ की बात नहीं कर रहा। ये तो लीगल भिखारी हैं ना, ये तो सरकारी भिखारी हैं। तो ये तो जाते हैं, उनको तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब सऊदी अरब, ईरान और इराक, ये वो तीन जगह हैं जहाँ पे मुसलमान यात्रा के लिए जाते हैं। सऊदी अरब में हज उम्रा वगैरह है। ईरान में और इराक में शियाओं की और सुन्नियों की दोनों की काफ़ी यात्राएं हैं। क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद की सरकार थी तो वो बाद में प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने मदीना, जो कैपिटल था इस्लामिक एम्पायर का, उसको मूव किया और फिर कूफा इज़ इन इराक, कूफा और फिर बगदाद और इस तरह दमिश्क सीरिया में। तो काफ़ी सहाबा भी वहाँ पे रहे। फिर हज़रत अली का और हज़रत अली का मज़ार भी कूफा में है या बगदाद में है, वहीं पे है। इसके अलावा इमाम हुसैन का जो करबला हुआ था तो वो उनका भी मज़ार उधर है। तो यात्री जाते हैं। ईरान में भी काफ़ी हैं, इराक में भी हैं और सऊदीया में। तो ईरान, इराक और सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है कि हम यहाँ पे भिखारी जब गिरफ्तार करते हैं तो 90% भिखारी जो है ना वो पाकिस्तानी हैं। और हमारी जेलें भरी हुई हैं, हमारे पास जगह नहीं है। आइंदा हम वीज़ा देते वक्त इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे और आप भी इस पे कंट्रोल करें। ये कोई अखबारी खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी को ये खबर बताई गई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ये रह गया है अब काम पाकिस्तानियों का। जब सरकार भीख मांग रही है, हर जगह दर दर के कुत्ते बने हुए हैं, तो फिर ये भी भीख मांगते हैं। इनको आप क्यों रोक रहे हो? आपने वैसे ही मुल्क में सबको भिखारी बनाया हुआ है, डकैत बना दिया है, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां मार रहे हैं। और जो शरीफ आदमी है, जो भीख नहीं मांगता, जो चोरी नहीं करता, वो खुदकुशी कर रहा है। अरे भाई, जब रिपोर्ट आ गई वर्ल्ड बैंक की कि पाकिस्तान में 40%, 39 पॉइंट समथिंग लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए, तो फिर आप खुद सोचें कि हाल क्या होगा। एनीवे, अजीज दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान के पॉलिटिकल उस पे जाने से पहले मैं बता दूंगा कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भिखारियों के लिए क्या कहते हैं। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने। अजीज दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को साफ मना कर दिया है कि अब हम पाकिस्तान के सीपेक में एनर्जी, वाटर, क्लाइमेट, किसी भी प्रोजेक्ट पे अब हम पैसा नहीं लगाएंगे। और कहा है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? कि पाकिस्तान का मामला इतना ख़राब है कि कोई भी उसको हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट ये कहते रहे कि हम ऐलान कर देंगे तो शायद शर्मा शर्मी में मोहम्मद बिन सलमान
मदद कर देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान भाई एक बड़ा इस वक्त टॉप का एक पॉलिटिशियन है, और वो अब रवादारी और वो मुरव्वत वो पुराने थे, शाह फैसल, शाह फहद, शाह खालिद, शाह अब्दुल्ला, वो पुराने वक्त के थे। उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चीज़ों का इतना नहीं पता था। पाकिस्तान की डूबती कश्ती में अब कौन जाएगा? जब सीपेक का 10 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, तो चाइना का मकसद था कि चाइना का, देखें चाइना का आप मैप देखेंगे ना, तो ईस्टर्न साइड पे तो समंदर है, लेकिन वेस्टर्न साइड पे समंदर नहीं है। अब चाइना का जो पूरा वेस्टर्न साइड है, वहाँ का सामान ट्रकों में भर के या ट्रेनों में लाद के ईस्टर्न पोर्ट पे लाया जाता था, फिर इंडिया के नीचे से हो के पूरा साउथ चाइना सी और फिर श्रीलंका के नीचे से रूट जाता था। चाइना को चाहिए था कि वहाँ से कोई डायरेक्ट ग्वादर तक, उसने पहले ग्वादर हासिल की, मुशर्रफ के ज़माने में बातचीत शुरू हुई, जरदारी के ज़माने में बातचीत आगे बढ़ी, नवाज शरीफ के ज़माने में ग्वादर पे काम हुआ, इसके बाद सीपेक किया। और उगर प्रोविंस जो है उसके कैपिटल काशगर से ग्वादर तक की रोड, रेलवे नेटवर्क, और साथ में चाइना ने कहा कि बीच में बिजनेस था ना, बीच में जगह जगह पे पाकिस्तान में हम पावर प्लांट लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वो रोड बना, रेलवे लिंक तो बना नहीं, वो रोड बना और साथ में पावर प्लांट्स लगाए। वो पावर प्लांट्स तो प्योर एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, महंगी इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है चाइना पाकिस्तान को, सारे चाइनीज कंपनियों मिल्कियत है उनकी, और मिलियंस ऑफ डॉलर हर महीने जाता है उन कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी के उसमें। अब चाइना ने कह दिया कि आगे हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा खराबियां हैं। एक छोटी सी 1-1.5 मिनट की वीडियो आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मुसलमान पाकिस्तान के कितने बड़े चोर हैं। दुनिया भर की 2 नंबरियां कोई हमसे सीख ले, यानी 2 नंबरी तो जैसे हमारा कौमी ब्रांड बनती जा रही। शहद में शीरा, दूध में पानी, घी में केमिकल और मुर्गियों की अंतड़ियां, हल्दी में मसनूई रंग, सुर्ख मिर्चों में ईंटों का बूरा, काली मिर्च में घोड़े का दाना और पपीते के बीज, जूस में रंग और जाली फ्लेवर्स, चाय की पत्ती में चने के छिलके, आटे में रेती, चने के आटे में लकड़ी का भूसा, फलों को मीठे इंजेक्शन, सब्जियों पर रंग, पेट्रोल में गंदा तेल, बच्चों की टॉफियों में जहर आलूद मटीरियल, बकरे के गोश्त को पानी के टीके लगाकर उसका वजन ज्यादा करना, गाय को टीके लगाकर उसका दूध ज्यादा करना, शवारमे के गोश्त में कुत्ते का गोश्त शामिल करना। अब तो ये खबरें भी हैं कि शादियों पर मरी हुई मुर्गियों का गोश्त शामिल करना, और होटलों और रेस्तुरानों में बकरे के गोश्त में गधे का गोश्त शामिल करना, मिनरल वाटर में नलके का पानी, जाली सर्फ, जाली साबुन, जाली शैम्पू, लेकिन असली टैक्स के साथ, 2 नंबर दवाइयां लेकिन असली पैकिंग में। अस्पतालों में मरीजों के गुर्दे निकाल के बेच दें, दिल के ऑपरेशन में जाली स्टंट डाल दें, मियां बीवी में झगड़े, माँ बाप की नाफरमानी, रिश्तेदारों से कतई रहमी, पड़ोसियों से बदसलूकी, उसातिजा के साथ बदतमीजी, मोहब्बत में धोखा, ईमान में मुनाफकत, नाप तोल में कमी, ठेकों में रिश्वत, नौकरी में सिफारिश, कारोबार में हेरा फेरी, अमीरी में तकब्बुर, गरीबी में नाशुक्री, इल्म पर गुरूर और बगैर अमल के इल्म, इबादत में रियाकारी और इमारत में दिखावा। ये हैं हमारे कौमी आदातो एतवार, और चाहते हम ये हैं कि अल्लाह की रहमतें हम पर नाज़िल। या अल्लाह हमारे हालात क्यों नहीं बदले। अजीज दोस्तों, एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान को जो फेस करना है, ये 2024 उसकी डेडलाइन है। वो ये है कि पाकिस्तान ने अच्छे वक्तों में, जब ईरान के अच्छे वक्त थे, तो ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन की डील साइन की थी। पेट्रोल डीजल पाकिस्तान को ईरान से लीगल नहीं चाहिए, वो स्मगलिंग से आता है, वो फर्स्ट क्लास से सही है, उसमें आर्मी को बड़ा फ़ायदा है। गैस की एक डील की थी कि पाइपलाइन होगी जिस पे $2 बिलियन का खर्चा आएगा, और वो पाइपलाइन ईरान बॉर्डर, अपने बॉर्डर तक ईरान बनाएगा और फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बनाएगा। लेकिन फिर ईरान पे अमेरिकन सैंक्शंस आ गई, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, इससे पहले अमेरिका ने ईरान पे से सैंक्शंस ख़त्म कर दी थी। न्यूक्लियर पावर का जो मसला था उस पे साइन हो गए थे, सब कुछ हो गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आके वो डील कैंसिल कर दी थी और ईरान पे वापस सैंक्शंस हो गई थी। तो अब पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन बना नहीं रहा। तो अर्लियर दिस ईयर ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि भाई अगर तुम लोगों ने
2024 के मार्च या अप्रैल या पता नहीं कोई महीना है, उस वक्त तक अगर ये पाइपलाइन नहीं बनाई तो 18 बिलियन डॉलर का आपके ऊपर जुर्माना, क्योंकि फिर हम इस डील को कैंसिल समझेंगे और वो पाकिस्तान को 18-20 बिलियन डॉलर भरना पड़ेगा ईरान को। पाकिस्तान के पास तो 18 रुपए नहीं है, तो 18 बिलियन डॉलर कहाँ से देगा। तो सेनेट में कमेटी में यूसुफजई साहब हैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी, उन्होंने ये बताया कि हमने अमेरिका से बार बार रिक्वेस्ट की, पांव पकड़े कि हमें इजाज़त दे दो कि हम ये पाइपलाइन बना लें, वरना हमारा चूना हो जाएगा, हम कहाँ से 18 बिलियन डॉलर देंगे, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अमेरिका हमें जवाब दे नहीं रहा और अब ईरान बार बार पीछे पड़ा हुआ है। अब उसका हम क्या करें। उस सिलसिले में पाकिस्तान के आर्मी के चीफ ने ईरान के टॉप ऑफिशियल से तेहरान में बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग की, लेकिन उसमें मैन ये पाइपलाइन वाले मामले से भी कि यार माफ़ कर दो ये वो। ईरान ने कहा नहीं भाई, तुम अमेरिका के गुलाम हो, हम थोड़ी हैं, अगर चाहिए तो ले लो, तुम लोगों का फ़ायदा है, गैस सस्ती मिलेगी, दुनिया भर से महंगी गैस ले रहे हो, हम उससे आधी कीमत पे दे रहे हैं तुम लोगों को, क्राइसिस है तुम लोगों क्या। लेकिन मजबूरी है। ऑफिशियली मीटिंग का एजेंडा था आर्मी चीफ ईरान का और पाकिस्तान का कि बॉर्डर सिक्योरिटी और काफ़ी चीज़ें हैं, और ईरान ने शिकायत की थी कि पाकिस्तान से मिलिटेंट ग्रुप हैं वो ईरान में टेररिज्म कर रहे हैं। ये बलोच नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी फैक्शंस हैं जो आर्मी ने बनाए हैं। पाकिस्तान के लश्कर जंगवी, लश्कर जंगवी है और इस तरह के दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो शियाओं पे हमले करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात वगैरह ने, वो ईरान में कार्रवाइयाँ करते हैं टेररिज्म की। तो उस पर ईरान बार बार पाकिस्तान को टोक रहा है। अजीज़ दोस्तों, मैं ईरान के हवाले से एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम सऊदी अरब में रहते थे, मैं 8-9 साल का था, बड़ी छोटी उम्र थी, तो मेरे फादर मुझे, उनका भी कोई दोस्त नहीं था। मैं तो ज़ाहिर है सऊदी अरब में 72, 73, 74 में कौन होता था, तो हमारा भी, मैं भी घर में होता था, तो मुझे खबरें सुनाते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान को तेल प्रोड्यूस करने से रोक दिया है। उन्होंने, मेरे फादर ने जिन अल्फाज में बताया था वो ये था कि ईरान में बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, शाह ईरान का ज़माना था वो, और बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान ने पेट्रोल एक्सप्लॉइट किया है। तो पाकिस्तान निकाले पेट्रोल, इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान को रोक लिया है, क्योंकि ईरान थोड़ा ऊंचाई पे है, बलूचिस्तान का पेट्रोल नीचाई पे है। तो अगर पाकिस्तान ने पेट्रोल निकालना शुरू किया तो ईरान का पेट्रोल खिंचता जाएगा। ये उन्होंने उस ज़माने में इन अल्फाज में बताया था। असल कहानी ये है कि अयूब खान के ज़माने में मकरान बलूचिस्तान में पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिले थे, और इससे पहले कि पाकिस्तान निकाले, पाकिस्तान ने कई कुएं खोदे भी थे और उसमें से पेट्रोल निकालना शुरू भी किया था। लेकिन फिर अयूब खान के बाद जब भुट्टो का दौर आया ना, तो भुट्टो की शाह ईरान से बहुत अच्छी दोस्ती थी। बेनज़ीर भुट्टो की माँ बिलावल भुट्टो की नानी ईरानी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली शादी ख़ानदानी थी, लेकिन उस ख़ानदानी बीवी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कभी जाके देखा भी नहीं। वो बेचारी सारी ज़िंदगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी थी, लेकिन बेवा बन के रही, क्योंकि वो कभी उसको बीवी का हक दिया नहीं। इसने नुसरत भुट्टो से शादी की। नुसरत भुट्टो वॉज एन ईरानियन, और कहते हैं जैसे सोनिया गांधी के बारे में है कि बाहर में काम करती थी ये वो, ऐसे नुसरत भुट्टो के बारे में भी कहा जाता है कि शी वॉज ए डांसर, बेली डांसर इन ईरान। तो भुट्टो उसके इश्क में फ़िदा हो गए थे और फिर उससे शादी की थी, बिलावल भुट्टो की नानी। तो ईरान से भुट्टो के काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे। शाह ईरान ने भुट्टो के ज़माने में पाकिस्तान के ट्रिप किए थे, भुट्टो शाह ईरान के पास जाता रहता था। तो भुट्टो ने वो तेल के कुएं सीसा डाल के बंद कर दिया था, क्योंकि वो ईरान को खुश करना चाहता था।
अजीज दोस्तों, एक और ख़बर आपको मैं दूंगा कि भारत का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद का बेटा गायब हो गया है, मिसिंग पर्सन हो गया है। इसको किसी ने पेशावर से अगवा करके गायब कर दिया है। अब मसला ये है कि कमालुद्दीन सईद, हाफिज सईद का बेटा, उसको कुछ लोग पेशावर से उठा के ले गए और आईएसआई उसको ढूंढ रही है। देखें, दो किस्म के लोग गायब होते हैं। एक वो जिनको आईएसआई टॉर्चर करने के लिए, मारने के लिए उठाती है अपना दुश्मन समझ के। एक वो जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, जिसे उनकी जान को ख़तरा नज़र आए ना तो उसको उठा लेते हैं और इसको किसी अच्छे से बंगले में सेव करके रख देते हैं। किसी को बताते नहीं कि उसको हमने कहाँ रखा है। जैसे दाऊद इब्राहिम मिसिंग है, ज़माने से, कई सालों से सबको पता है कि कहाँ है, लेकिन मिसिंग है पेपरों में। हमारे पास नहीं है भाई, पाकिस्तान में नहीं रहता, पाकिस्तान में रहता है भाई। ऐसे ये भी गायब हो गया, इसकी जान को ख़तरा था। नजर के मरने के बाद कनाडा में भारत के दुश्मन टेररिस्टों की नींदें हराम है, क्योंकि पाकिस्तान में कई जिहादी मारे गए जो कश्मीर में टेररिज्म करते थे। कई खालिस्तानी मारे गए, कनाडा में खालिस्तानी मारे जा रहे हैं। अब इनकी नींदें उड़ गई हैं। वो कह रहे हैं यार ये तो मोदी है। हम तो समझते थे गुजराती तो बेचारे बड़े शरीफ लोग होते हैं, मरने मारने वाली बात ही नहीं करते, वो तो नॉन वायोलेंट होते हैं। तो ये तो गुजराती, कैसा गुजराती आया है जिसने हमारा बाजा बजा दिया है। तो ये है सूरत हाल। अजीज दोस्तों, एक बड़ी पते की बात किसी ने की है कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त स्मगलिंग रोकने के लिए, डॉलर, पेट्रोल, डीजल वगैरह की स्मगलिंग रोकने के लिए पूरे सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में ऑपरेशन कर रही है। एक सवाल है, स्मगलिंग पाकिस्तान से बाहर कोई चीज़ जाए या पाकिस्तान में आए, उसको कहते हैं ना इल्लीगली। कोई इल्लीगली चीज़ आप बाहर भेज रहे हैं या बाहर से आए। कहाँ बाहर से जाने के कौन से रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। मतलब बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर का रास्ता है, लेकिन बॉर्डर से उस तरफ जाने के 3 रास्ते हैं। या तो एयरपोर्ट से, या सी पोर्ट है, या बाय रोड जो पाकिस्तान का ईरान अफगानिस्तान से बॉर्डर है। इंडिया से तो हो नहीं रही, इंडिया से तो वन साइडेड है। वो पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और खालिस्तानियों को ड्रोन से भेज रहा है, हथियार भेज रहा है, पैसे भेज रहा है ट्रेनिंग के लिए। वो इधर आते हैं खालिस्तानी और कश्मीर से, और इधर से उधर जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो डॉलर स्मगलिंग होता है या जो दूसरी चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, वो तो बाय रोड हो रहा है ना, ईरान से और अफगानिस्तान से। बॉर्डर पे कौन बैठा होता है? क्या आपको ऑपरेशन करना है तो बॉर्डर पे कौन है? और इतना स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान अफगानिस्तान का कि पूरे बॉर्डर पे फौज सख्ती से बैठी है। तो आप शहरों में ऑपरेशन करने के बजाय अपने बॉर्डर पे ऑपरेशन करें, अपने आर्मी के कैंपों में, पता चल जाएगा। यार किसको मामू बना रहे हो यार? ये एक छोटी सी पॉइंट बताना था। अजीज दोस्तों, पॉलिटिक्स के हवाले से मेरे पास कुछ चीज़ें थीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। यह है कि मैं थोड़ा यूएन के हवाले से आपको चीज़ें बता दूं कि यूएन का इजलास अब ये आखिरी वीक शुरू होने वाला है मंडे से, लेकिन पहला और आखिरी वीक इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि पहले वीक में दुनिया भर के जो डेलीगेशन आते हैं ना, वो मिनिस्टर जो आते हैं ना 200 मुल्कों के, उनकी स्पीचेस और ये होती हैं। आम आदमी का, जो हम जैसे लोगों का, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का जो काम होता है, वो एनजीओ का, वो 2nd और 3rd वीक में होता है। वो फिर 4th वीक में यूएन के रेजोल्यूशन होते हैं, तो रेजोल्यूशन में कंट्री वोट डालता है, तो आपस में मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस पे डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग होती हैं। तो 4th वीक भी नहीं होता, मेन 2nd एंड 3rd वीक होता है। ये 3rd वीक आज मतलब फ्राइडे को ख़त्म हुआ। इस पूरे वीक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। बलोच कैंप भी लगा था और सिंधियों का कैंप भी लगा था, और काफ़ी इस हवाले से गहमा गहमी रही।
और इसके अलावा स्पीचेस बहुत ज़्यादा हुई, और सिंधी और बलोच, कश्मीरी, पख्तून, इन सब ने कॉन्फ्रेंसेस की, स्पीचेस की। हमारे पीओके के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जनाब साजिद हुसैन साहब, जो ब्रसल्स में रहते हैं, वो भी गए थे यूनाइटेड नेशंस ब्रसल्स से। और ज्यूरिक में रहते हैं पीओके के यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन नासिर अजीज़, सरदार नासिर अजीज़ साहब, वो ज्यूरिक से जिनीवा गए थे, और इन दोनों ने भी वहाँ पे स्पीचेस की हैं। इन दोनों की 1.5 मिनट की स्पीच आपके सामने रख रहा हूँ, जो उन्होंने वहाँ पे की थी। तो अज़ीज़ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई। पख्तूनों ने बाकायदा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी की, प्रोटेस्ट भी किए। वर्ल्ड सिंध ऑर्गेनाइजेशन ने भी वहाँ पे, वर्ल्ड सिंध कांग्रेस ने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किए, कॉन्फ्रेंस भी की, मैन कौंसल हॉल में भी स्पीचेस की। तो पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल दुनिया ये है कि जब तक इंटरनेशनल एजेंडे पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के एजेंडे पे पाकिस्तान की चीज़ें नहीं आएंगी, जो कि मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि होपफुली कुछ अरसे में 1, 2, 3, 4, 5 साल मैक्सिमम पाकिस्तान एजेंडे पे आ जाएगा ग्लोबल पावर्स के, कि अब पाकिस्तान की अफादियत है ना, जो फ़ायदा है ना, वो नहीं रहा। अब ये पाकिस्तान एक्सपायर हो चुका है, अब इसमें फुंगी लग गई है, ये बू मार रहा है, अब इसका डिसमेंबर हो जाना चाहिए। तो होपफुली बलूचिस्तान में, ग्वादर में अमेरिकन एम्बेसडर विज़िट करके आए हैं, और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे अंदर खाने से ये पता चला है कि बलूचिस्तान के कुछ लीडर्स के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है बैकग्राउंड में। और वो लीडर नाइला कादरी नहीं है, ठीक है ना। नाइला कादरी तो एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो अपना पर्सनल एक एजेंडा लेके चल रही हैं। वो बलोचों की लीडर नहीं है। बाकायदा बलोचों के कुछ लीडर हैं जिनसे बातचीत चल रही है, और जिस दिन बलोच लीडर्स पे और हाथ रख दिया अमेरिका ने, तो बलूचिस्तान का मसला सेटल हो जाएगा। और अफ़गानिस्तान के तालिबान के ज़रिए अमेरिका ने पाकिस्तानी पख्तूनों से भी काफ़ी चीज़ें सेट करके रखी हैं, जिससे नज़र आता है कि केपीके का मामला भी कुछ सेटल होगा। बचेगा हमारा सिंध, तो सिंध में मजबूरी है कि मुहाजिर हैं जो कि आर्मी के ग़ुलाम हैं, और सिंधी हैं जो अपने वडेरे जागीरदार के ग़ुलाम हैं, और जागीरदार वडेरा आर्मी का पार्टनर है। तो सिंध का केस बड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अज़ीज़ दोस्तों, नासिर अजीज़ साहब और साजिद हुसैन साहब की स्पीच देखिए 1.5 मिनट की, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग Africa Culture International by video. President our organization highly values the OHCHR June 2018 report on Kashmir, emphasizing the UN unimplemented recommendation for Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. Urgent UN attention is needed for the enduring human rights crisis in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, worsened by constitutional and legal constraints, as highlighted in the report. Despite Pakistan claim that she has controlled all extremist and radical elements, banned groups operate openly in Azad Kashmir, a high-profile extremist Muhammad Riaz linked to JUD and LGT was shot dead by an unknown person at an Al-Quds mosque in Rawalakot, Azad Kashmir, and buried in the headquarters of LGT in Murid Ke, Punjab. He was also the leader of Jammu Kashmir United Movement, a new face of LGT registered in the AJK Election Commission, raising concern among locals. Civil disobedience movements are underway in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan due to unjust electricity charges, price hikes, shortage of electricity, unemployment, and extremism. Thousands of bills have turned into ashes in protest. Pakistan generate thousands of megawatts of electricity from the rivers and waters of Azad Kashmir, but instead of paying royalties, illegal hefty charges are included in the bills. Therefore, AISI call on the HRC to ask Pakistan to fulfill its international obligations, withdrawal of Pakistan land officers and citizens from Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. Thank you. Jubilee campaign also by video.
And now let me invite Center for Human Rights and Peace Advocacy from the floor. Honorable President, Charapa Arzi expresses grave concern over human rights abuses in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, which need urgent attention of UN. Grave human rights violations continued, including enforced disappearances, torture, crackdown on peaceful protests, attacks against journalists, and violence against religious minorities and marginalized groups. Despite Pakistan's claims of controlling extremist groups, ongoing atrocities persist, such as the recent abduction of more than 20 teenagers in Bagh Azad Kashmir. These boys have been forcibly taken by internationally banned extremist group for armed training and so-called jihad. This incident reveals the deep-rooted problem of extremism influence in the region. Mr. President, radical jirgas and extremist groups operate with impunity. This deep state acts like state above the state, making arbitrary decisions and denying justice. Extremist groups disturb daily life, targeting weddings, funerals, particularly affecting women mobility and freedom. Violence against religious minorities and Kashmiris is on the rise. Several Kashmiris killed in different cities of Pakistan, not a single murderer arrested or punished. Pro-independent Kashmiris and right activists are facing severe threats, harassment and violence. Pakistan military and law enforcement agencies grabbing activities are harming the environment, endangering local biodiversity and undermining climate. Thank you very much I thank you, for your Mr. Chair. intervention. And now